नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज कानपुर के सेंट्रल स्टेशन पर लोगों की भीड़ लग गई और भीड़ इसलिए लग गई कि वहां पर जो खुदाई हो रही थी उसमें 3 शिवलिंग मिल गए। बस क्या थी, धीरे धीरे चर्चा शुरू हो गई और एक थोड़े ही समय में भारी भीड़ एकत्र हो गई और कोई नमन करने लगा, कोई श्रद्धा भाव से देखने लगा, कोई कुछ चर्चा करने लगा। बहरहाल आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आई, पुलिस ने घेराबंदी कर ली और घेराबंदी करने के बाद बताया जा रहा है कि पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है और पुरातत्व विभाग आकर के जो है ये जानेगा कि आखिर ये शिवलिंग कितने पुराने हैं, इसका क्या बैकग्राउंड है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ऐसा लगता है कि इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर था और उस मंदिर को जब ध्वस्त किया गया तो ये जो शिवलिंग थे वो वहां पर रह गए। हालांकि एक चर्चा और थी जिसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। कह रहे हैं जब खुदाई हो रही थी तो पहले एक शिवलिंग दिखाई दिया तो मजदूरों ने काम रोक दिया। कहते इसी बीच में एक नाग और नागिन का जोड़ा भी दिखाई दिया। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कहते हैं कि जो लेबर खुदाई कर रहे थे जब उनको शिवलिंग दिखाई दिया तो उन्होंने तुरंत अपने ठेकेदार को सूचना दी और ठेकेदार ने आकर के उस काम को रुकवा दिया। तब तक 3 शिवलिंग मिल चुके थे। अब ये पता लगाया जा रहा है कि जो है ये शिवलिंग कितने पुराने हैं, क्या किसी मंदिर के अवशेष हैं। अब जब इसकी पूरी तरीके से तहकीकात और पुष्टि हो जाएगी उसके बाद ही आगे की कोई कार्रवाई चलेगी। अब ये स्थान कौन है? ये स्थान है सेंट्रल स्टेशन के कैंट साइड का और इन दिनों कानपुर सेंट्रल को अत्याधुनिक बनाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। यात्रियों को सुविधाएं देने का काम, उसी में ये खुदाई हो रही थी और उस खुदाई में ये 3 शिवलिंग जो है मिले। अब चूंकि इस समय का माहौल भी है हमारे यहाँ और आज तो और भी श्रद्धा का पर्व है, कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु पर्व है और उसके बाद चंद्र ग्रहण भी है। तो ऐसी स्थिति में लोगों की भीड़ का लगना और स्वाभाविक हो गया। आज कार्तिक पूर्णिमा है तो वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा का बहुत से लोगों ने पर्व कल मनाया, लेकिन व्रत वगैरह आज ही किया है। और कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान का बड़ा महत्व होता है। स्नान, ध्यान और दान, 3 बातों का बड़ा असर होता है। और सुबह सुबह तड़के ही 4 और 5 बजे से गंगा में लोग स्नान करने के लिए पहुंच जाते हैं। हमारे कानपुर में सरसैया घाट, बिठूर, गंगा घाट, पेशकर घाट भारी भीड़ लगती है और यही कारण है कि यातायात का डायवर्जन भी किया जाता है क्योंकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। आस पास के जिलों के भी लोग आते हैं तो गंगा का स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं और दान करते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा का पर्व और उसके बाद गुरु पर्व। अब गुरु जो पर्व है तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी ये हमारे लिए बड़े श्रद्धेय हैं, हमारे लिए बड़े ही श्रद्धा के जो केंद्र बिंदु हैं। हम इनके प्रति नतमस्तक होते हैं। आज गुरु नानक जी का प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि इसकी धूम 3 दिन से चल रही है। पहले दिन नगर कीर्तन, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में शोभा यात्रा भी बोलते हैं, नगर कीर्तन और कल अरदास का दिन जबकि लंगर को बनाने का एक दिव्य कार्यक्रम होता है।
हमारे कानपुर में जो मोती झील है वो तो इसका एक ऐतिहासिक स्थल है। आज प्रातः से ही मोती झील के पंडाल में शबद कीर्तन की गूंज हो रही है। लोग अनवरत रूप से माथा टेक रहे हैं और साथ में ये भी हो रहा है कि लंगर भी चख रहे हैं लाखों लोग। और यह पर्व जो है मोती झील के अलावा भी जो अन्य गुरुद्वारे हैं वहां पर भी बड़ी दिव्यता और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। तो कार्तिक पूर्णिमा, गुरु पर्व और उसके बाद चंद्र ग्रहण। आज चंद्र ग्रहण के प्रति लोग ज्यादा सजग, सतर्क और जागरूक है। सूतक लग चुका है, मंदिरों के पट बंद हो चुके हैं, लेकिन आस्थावान लोग, भक्त लोग बाहर से ही पूजा कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। और चंद्र ग्रहण की जो नकारात्मकता है, उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है, उससे हम अपने को कैसे बचाएं, इसके लिए लोग सजग हैं। हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, धर्माचार्यों ने तमाम सावधानी बरतने को कहा। सूतक के बाद भोजन मत कीजिए, चंद्र ग्रहण पड़े तो बस भगवान का स्मरण कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए, आदि आदि। और ये भी कहा जा रहा है चंद्र ग्रहण के पहले और चंद्र ग्रहण के बाद स्नान भी कीजिए, ध्यान भी कीजिए और दान भी कीजिए। क्योंकि चंद्र ग्रहण है, इसीलिए सफेद वस्तु का दान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे ज्योतिषाचार्य और धर्माचार्य बताते हैं। शक्कर का दान, दूध का दान, चावल का दान, ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जो ग्रहण है ये पूर्ण ग्रहण है। और कार्तिक मास में 2 ग्रहण पड़ गए, सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण। तो इसका अपना महत्व है। और यह भी कहा जाता है कि ये चंद्र ग्रहण है वो अशुभ स्थिति, क्योंकि राहु जो है चंद्र ग्रहण को ग्रसता है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए लगातार इस बात के लिए चेताया जा रहा है कि किस तरीके से हम अपने जीवन में ग्रहणों के प्रभाव से बचें। और ये भी कहा जा रहा है कि इस ग्रहण का प्रभाव जो है लगभग सभी राशियों पर है। हालांकि बहुत से लोग नहीं मानते, वो कहते हैं ये तो खगोली घटना है। लेकिन नहीं, जब हम आस्थावान होते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, जब हम धर्म परायण होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे में वो ऊर्जा भी जागृत होती है कि हम किस तरीके से अपने को ऐसे अवसरों पर ढालें, अर्चना करें, पूजा करें, और इसके फल भी मिलते हैं। कुछ मिले न मिले, लेकिन सकारात्मकता तो मिलती ही है। इसलिए चंद्र ग्रहण का अवसर गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा, और यही कारण है कि ऐसे विषम माहौल में जब कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जो शिवलिंग की मूर्तियां मिली, तो फिर भक्तों का जुड़ना स्वाभाविक हो गया। आज हम एक और खबर की ओर आपको ध्यान दिला रहे हैं। हालांकि भी किसी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन बताया यह जा रहा है कि पीएफआई की गतिविधियों पर
अंकुश लगाने के लिए, पीएफआई का सफाया करने के लिए एक बार फिर एनआईए सक्रिय हो गई है। ऐसा नहीं कि पहले सक्रिय नहीं है, लेकिन जब कुछ सबूत मिलते हैं, तथ्य मिलते हैं, इनपुट्स मिलते हैं, तो सक्रियता और बढ़ जाती है। तो एनआईए को जब सफलता मिली, कुछ इनपुट मिले, तो 4 जिलों में, ये जिले कौन कौन से हैं? ये जिले हैं नंबर 1 कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ और देवबंद। इन स्थानों पर एनआईए के बराबर छापे पड़े गुपचुप तरीके से। हालांकि छापों में क्या मिला, क्या कुछ लोग गिरफ्तार हुए, इसके बारे में जानने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन एनआईए जब भी कोई कार्रवाई करती है तो बड़े गुपचुप तरीके से करती है। इसके पहले भी किए थे। उस समय जो एनआईए के साथ में दूसरी एजेंसियां भी थी, एसटीएफ भी थी, और जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड था वो भी था। सब गतिविधियां थी और सब एजेंसियों ने अपना योगदान किया था। लेकिन इस बार जो सूचना मिली है वो एनआईए की है। हमारे जो रिपोर्टर हैं वो लगातार छानबीन कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि इसमें क्या मिला। लेकिन एनआईए जब कुछ पुख्ता कोई चीज मिल जाती है उसके बाद ही उसको उजागर करती है। लेकिन सूत्रों का दावा है कि एनआईए ने एक मजबूत सुराग के आधार पर पीएफआई की गतिविधियों को रोकने के लिए, उसके सफाई के लिए छापेमारी की है और उसे उसमें सफलता भी मिली है। अब ये सफलता कहाँ मिली है, कितनी मिली है, इसका तो हम इंतजार कर ही रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि हमारे देश में जो ऐसी गतिविधियां हैं, चाहे पीएफआई की हो या आतंकवाद की हो, चाहे आप यूँ ले लीजिए उग्रवादियों की हो, अलगाववादियों की, शक्तियां बिल्कुल सक्रिय रहती हैं। ये तो कहिए कि हमारी एजेंसियां, हमारे सुरक्षा बल इतने एक्टिव रहते हैं, हमारी खुफिया एजेंसियां इतनी सतर्क रहती है कि हम बहुत से मामलों का समय से पहले उजागर करके हम बहुत सी समस्याओं से अपने को बचा लेते हैं। और उनमें सब तथ्य मिलते भी हैं, बारूद भी मिलता है और जो है हथियार भी मिलते हैं, नक्शे भी मिलते हैं, हर चीज मिलती है, राय की भी की जाती है, वो तक का पता चल जाता है। लेकिन दिन रात काम करने वाले, चौकस रहने वाले हमारे सुरक्षा बल, हमारी खुफिया एजेंसी, हमारी केंद्रीय एजेंसियां जब अपने कार्य में तत्परता दिखाती हैं, सक्रिय रहती हैं, तो ऐसे जो षड्यंत्र होते हैं वो समय से पहले उजागर कर लिए जाते हैं। बहुत सी बातें जनहित में नहीं बताई जाती हैं, लेकिन जो जानकारी लगातार मिल रही है उसके अनुसार पीएफआई की छापेमारी कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, देवबंद में जारी है। हम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चुनाव आयोग ने आज खतौनी विधानसभा उपचुनाव की भी अधिसूचना जारी कर दी। अब मुजफ्फरनगर के खतौनी में रामपुर मैनपुरी के साथ 5 दिसंबर को ही चुनाव होंगे। 8 तारीख को नतीजे आएंगे और 10 नवंबर से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो नाम वापसी की 21 नवंबर तक जारी रहेगी। जैसे ही चुनाव आयोग ने घोषणा की, वैसे ही लोक दल सक्रिय हो गई
लोकदल यहां अपना मजबूत आधार मानती है। जयंत चौधरी बाकायदे जनसंपर्क के अभियान में आ गए। उनकी 15 तारीख को जनसभा भी लग गई है। जयंत चौधरी क्यों एकदम सक्रिय हुए? जयंत चौधरी के कारण ही या उनके ही पत्र पर तत्काल प्रभाव से खतौनी के विधायक भाजपा के विक्रम सिंह की सदस्यता खत्म की गई। विक्रम सिंह को 2 महीने पहले कावला कांड में 2 साल की सजा मिली थी, लेकिन उनकी विधायकी बरकरार थी। इसी बीच रामपुर से विधायक आजम खां को सजा हो गई, लेकिन उनकी जो विधायकी थी दूसरे दिन ही समाप्त कर दी गई। इस पर एक पत्र जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को लिखा और कहा कि भाई ये नहीं समझ में आया कि आजम खां की तो दूसरे दिन और विक्रम सिंह 2 महीने से हैं, अभी तक उनकी सदस्यता नहीं खत्म की गई। खैर आनन फानन में उनकी भी सदस्यता को कल ही खत्म कर दिया गया। लेकिन विवाद तो हो गया और कल सदस्यता खत्म की गई और आज ही उनके उपचुनाव की घोषणा भी कर दी गई। ये है, और इतना ही नहीं, यही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया, एक याचिका दायर की गई है और जिसकी पैरवी पी चिदम्बरम कर रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता भी हैं। याचिका में कहा गया कि आजम खां की सदस्यता को सजा सुनाने के दूसरे दिन ही खत्म कर दी गई। वहीं विक्रम सिंह की 2 महीने से लंबित पड़ी हुई है। यह भी कहा गया कि आखिर वो कौन सी वजह थी जो इतनी जल्दी की गई। उन्हें जो है अपील का मौका भी नहीं दिया गया, हाई कोर्ट में जज नहीं थे, उदाहरण भी दिए गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल याचिका को स्वीकार कर लिया और चुनाव आयोग को तलब करके पूछा है कि आखिर इसमें इतनी देरी क्यों और इसमें इतनी जल्दी क्यों, माने आजम खां में इतनी जल्दी क्यों हो गई। बहरहाल सियासत तेज है, इसलिए भी सियासत तेज है कि रामपुर का चुनाव, मैनपुरी का चुनाव तो प्रतिष्ठा का ही है, लेकिन अब खतौनी का चुनाव भी प्रतिष्ठा का हो गया। और इसी बीच में निकाय चुनाव की भी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। दावेदार लगातार नेताओं के जनसंपर्क में ही नहीं है, बल्कि सच बात तो ये है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में भी सक्रिय होकर के गोटे बिछाने का काम कर रहे हैं। मैनपुरी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा की सीट, हालांकि रामपुर भी है जहां पर आजम खां की प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन मैनपुरी बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पारिवारिक विवाद भी है, पारिवारिक खींचतान भी है। लेकिन कुल मिलाकर के माना जा रहा है कि तेज प्रताप जो मुलायम सिंह के समय से काम देखते थे, उनके पूरे चुनाव का, उसके बाद भी काम देखते थे, और तेज प्रताप 2014 में वहां से चुनाव जीते भी थे, मुलायम सिंह ने उनको जितवाया भी था। माना ये जा रहा कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। और इसी सियासत में अखिलेश ने आज चौधरी राम गोपाल से भी बातचीत की। माना जा रहा है कि आज कल में जो है प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी जाएगी। लेकिन
सियासत तेज है। और सियासत इसलिए भी तेज है कि गुजरात का भी चुनाव है, हिमाचल प्रदेश का भी चुनाव है, और सच बात तो ये है कि अभी 2-3 राज्यों के और चुनाव की घोषणा होनी है। तो इस समय सियासत गरमाई हुई है। अब देखना यह है कि ये सियासत जितनी गरमाई हुई है, इसका आउटपुट क्या निकलता है, और वो आउटपुट क्या 2024 का आधार बनता है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News